Today we are going to start with a kind of a like revision हम कर रहे हैं पूरे सरफेस केमिस्ट्री का। ऑलरेडी 13 या 12 जो भी लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है। हमने हमारा टॉपिक एडजॉर्प्शन स्टार्ट किया था, हमने कैटलिस्ट के बारे में बात करी, हमने फिर कोलोइडल पे भी काफी बात करी है, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको दिखते ही क्लियर हो जाए, बट दिस इज द रिवीजन। मींस एक रिवीजन एक आपका हो जाना चाहिए। डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो कर लेंगे। Coagulations value used to coagulate arsenic sulfide for NaCl is this and 0.69 and this। मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू नहीं भी देते हैं तो we know that arsenic sulfide is what? आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड क्या है? नेगेटिव सॉल्व है। तो दीज आर द पॉजिटिव सॉल्व। इनमें यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? +1 आएगा। दिस इज गोइंग टू बी +2, हियर इट इज आल्सो +2। तो जनरली हम क्या बोलते थे? कोगुलेशंस पावर उसकी ज्यादा होती है, यानी जिसमें 4⁴ यानी +2 सेम हो जाता है, ठीक है। इफ देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस +3 +2 +1, तो हम +3 की पावर देन +2 होती भी +1 होती है, यानी +3 की ज्यादा होती है, +2 देन +1। बट नाउ द वैल्यू इज गिवन, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो वी नो दैट कोगुलेशन पावर एंड कोगुलेशन वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो कोगुलेशन पावर एंड कोगुलेशन वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, हमें निकालना है कोगुलेशन पावर। तो कोगुलेशन वैल्यू लिस्ट इसकी है, इसकी लिस्ट वैल्यू है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोगुलेशन वैल्यू इसकी लिस्ट है, ठीक है, 0.22। तो यहाँ पर MgSO4 सबसे ज्यादा आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी BaCl2, और इसके बाद आ जाएगा NaCl। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, यानी कोगुलेशन पावर का जो ऑर्डर है वो ये आएगा। एंड कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, बट ठीक है, ये चीज हमारे एक बार और कर लेते हैं। वी नो दैट log x/n is equal to log k plus 1/n log p, ठीक है। 1/n log p आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है, और यहाँ पर आपको p की वैल्यू कितनी दी है? 0.5। इज इट क्लियर? हम n की वैल्यू 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? log x निकालना है, एंड यहाँ पर या तो फिर आप यहाँ पर सबसे पहले वो निकाल देते हैं x/n, और यहाँ पर बात कर सकते हैं 1/n, यानी स्लोप भी निकाल सकते हैं, बट स्लोप यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो लेट इट बी, यहाँ पर अपन 45 डिग्री ले लेते हैं। तो tan थीटा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/n। तो 1/n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 है। यहाँ पर 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर log x/m है, पर ग्राम दिया है, तो द वन मेथड में यहाँ पर m की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। log k की वैल्यू दे दे तो log 10 आ जाएगा। tan 45 ले लिया है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। 1/n इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप होता है वो 1/n है, ठीक है। स्लोप इज 1/n, एंड tan 45 हो गया है, तो ये 1 log p। p कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -1। तो log x log 10 कितना होता है? 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? log 10 की पावर -1 प्लस log 5 आ जाता है। log 1 -1, क्योंकि log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है? log m की पावर n log m आ जाता है। दिस इज -1 log 10 आ गया है। यदि मैं log 10 की पावर -1 करूं, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये -1 आ जाएगा। log 5 कितना है? ऐसा कैसे ही रख देते हैं। यदि मुझे नहीं रखना है तो log x प्लस log 5। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है? बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि log x इक्वल टू log 5। तो मैं दोनों से एंटी लॉग लूंगा, तो मेरे पास वैसे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5।
तो 5 ग्राम मेरे पास ये आंसर आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन कोलाइडल पे हम बात कर लेते हैं स्मॉग और फॉग। ठीक है, आप जानते हैं कि स्मॉग और फॉग उसमें आपका क्या होता है, स्मॉग है, ठीक है, या स्मॉग या फॉग अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पर एरोसॉल लिया है इसलिए एग्जांपल आ जाता है। आप देखोगे तो सॉलिड डिस्पर्स फेज है एंड गैस इज डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पर लिक्विड डिस्पर्स फेज है एंड गैस इज डिस्पर्सन मीडियम, कोई भी दे सकता है। अब आप देखो गैस है, डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस, तो उसको क्या बोला जाता है, एरोसॉल। तो ए का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्यू आएगा। द सॉल्ट जिसके अंदर एयर डिस्पर्सन मीडियम है उसे क्या बोलते हैं, एरोसॉल। तो आप इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या है, एयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरोसॉल। एलॉयज है, एलॉयज में डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड होता है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज एस। फ्रोथ है या सोप है या लेदर, क्या प्रोड्यूस होता है, फोम प्रोड्यूस होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पी। चीज है, तो चीज क्या है, जेल है। देखिए जेल जो होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज लिक्विड है, तो चीज हुआ या बटर हुआ है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ जेल आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, आर आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो आई होप यहां पर आपके पास ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर इस लेक्चर को बनाने का पर्पस बिल्कुल क्लियर है, एग्जामिनेशन में टाइम नहीं मिले तो ये लेक्चर को वापस एक बार रिवाइज कर दो, काफी हद तक ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, और हम लोगों ने गोल्ड नंबर पढ़ा था तो वहां पर जेलेटिन या स्टार्च डाले थे। स्टार्च का गोल्ड नंबर ज्यादा होता है इसलिए इसका प्रोटेक्शन पावर कम होता है, जेलेटिन का गोल्ड नंबर लेस होता है, प्रोटेक्शन पावर हायर होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जेलेटिन इज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, और उसके लिए आप गोल्ड नंबर टर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही जैसा है। जेलेटिन जो है इट इज द अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, यानी जेलेटिन या स्टार्च डालते हैं टू ऑन इन द सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ ए गोल्ड सॉल्ट to avoid the precipitations on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट जेलेटिन आ जाएगा। ठीक है, जेलेटिन भी आ सकता है, स्टार्च आ सकता है, हीमोग्लोबिन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डायलिसिस, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ा था, फिल्ट्रेशन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी पढ़ा हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास एस आ गया है, FeOH थ्राइस यानी मेटल हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, बेसिक डाई हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला भी होता है, नेगेटिव चार्ज वाला भी होता है, आइसोलेक्टिक को छोड़ के। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव सॉल्व होता है। दूसरी हमने पढ़ी थी हीमोग्लोबिन भी पढ़ा था, और दूसरा पढ़ा था बेसिक डाई। ठीक है, ऑल दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये जो डी आएगा वो आ जाएगा टी। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड हुआ, CdS हुआ, यानी कोई भी सल्फाइड और हो गया है, सिल्वर आ गया है, गोल्ड आ गया है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन या अमीनो एसिड बोल दीजिए, एसिडिक डाई बोल दीजिए। ठीक है, ओके, ये सब क्या आते हैं, नेगेटिव सॉल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर। ठीक है, आराम से ये क्लियर हो गया है। तो ये मैच द फॉलोइंग के अंदर भी मैंने क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 मैंने देखिए पर्पस ये मैच द फॉलोइंग का क्या है कि फटाफट से रिवाइज हो जाए। इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द चार्ज। देखिए हम लोगों ने कैसे हमने चार्ज पार्टिकल कैसे लिया था, जैसे मान लीजिए AgI है, उसके अंदर या EgNO3 है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, AgNO3 के अंदर हमने Ki डाला था, तो व्हाट हैपन, AgI इज गोइंग टू बी फॉर्म। ठीक है,
when we provide a sufficient amount 1 mole या x mole देते हैं तो AgI x mole प्रोड्यूस होता है. But suppose Ki is going to be excess. If the Ki is going to be excess, what happen? It is going to be form AgI I minus, यानी I minus get adsorbed on AgI. If it is AgNO3 is in excess, तो Ag plus is get adsorbed on the AgI. तो negatively charge होगा और positively charge होगा. अब आप देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड टू डिटरमाइन द चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर ए का जो है वो राइट है एस. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, हालांकि ऑस्मोसिस हमने सॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है डिस्पर्जन ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशन टू दी फ्रॉम द हायर सॉल्यूशन टू दी ट्रू सॉल्यूशन साइड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी है हमारे पास बात करते हैं, यानी जहां भी है प्योर सॉल्वेंट है वहां से जाता है. प्योर सॉल्वेंट यानी ज्यादा सॉल्वेंट हायर हो वहां से लोअर सॉल्वेंट साइड जाता है. तो आप क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन मॉलिक्यूल, मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन मॉलिक्यूल. तो ये बात कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा P. क्लियर? टिंडल इफेक्ट क्या था? स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट. उसकी वजह से व्हाई द स्काई इज ब्लू या सनसेट या सनराइज के बीच में जब हम आइस के अंदर सन होता है तो ऑरेंज कलर क्यों दिखता है, वो भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, जो भी टेल ऑफ कॉमेट्स भी हमने पढ़ा हुआ है, रेनबो फॉर्मेशंस है, वो सब उसका ही टिंडल इफेक्ट का ही फर्क है. ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ऑप्टिकली प्रॉपर्टीज होती है, या ऑप्टिकली प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो या स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी लिख सकते हो. ठीक है, हालांकि टिंडल इफेक्ट यहाँ भी लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? PQR. ठीक है, PQ यहाँ पर R आ जाएगा. ब्राउनियन मूवमेंट मैकेनिकल मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Q आ जाएगा. डन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिएगा, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स वापस से स्टार्ट करूंगा डिफरेंट प्रोफाइल के. ठीक है, इसीलिए क्या है कि मैं पहले 3-4 मैथ द फॉलोइंग करा के आपको कोलाइडल को पूरा अच्छे से करा देता हूं. इज इट क्लियर? तो आपको ऐसा नहीं लगे कि फिर इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकली कुछ और कराऊंगा, फिर जो जेडब्ल्यू मेन 2019-20 या एडवांस से क्वेश्चंस है वो डिस्कस मैं करूंगा. देखिए एग्जांपल ऑफ कोगुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. ठीक है, कोगुलेशन कहां था? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा हुआ था, यानी व्हाट हैपन? डेल्टा कहां हुआ था? व्हेन देयर इज ए रिवर और सी वाटर जहां पर कांटेक्ट में आते हैं, तो सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है और रिवर वाटर कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. तो व्हाट हैपन व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल कम इन ए कांटेक्ट विद द अपोजिट चार्ज आयन, इन दैट केस इट लॉस्ट इट्स चार्ज, दैट मींस इट गेट प्रेसिपिटेट होगा, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट गेट सेटल डाउन. ठीक है, तो वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. जैसे ऐसे ही हमने स्मॉग प्रेसिपिटेटर पढ़ा था. ठीक है, हमने सीवेज डिस्पोजल में भी पढ़ा था कि व्हेन द वाटर जो भी है यानी विच कैन कंटेन सीवेज जो है एग्जॉस्ट होता है, तो व्हाट हैपन? पूरे के पूरे टनल में हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो जो कोलाइडल पार्टिकल है इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, विल लूज द चार्ज देयर ओनली टू गेट सेटल डाउन. तो वो क्या है? नीचे रह जाता है और वाटर फ्री हो जाता है फ्रॉम दैट इम्प्योरिटीज. इज इट क्लियर? यहां तक हमारे को समझ में आ गया है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन. ठीक है, क्योंकि डायलिसिस है या अल्ट्रा डायलिसिस इलेक्ट्रोडायलिसिस या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. आप देखेंगे कहीं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी मिलता है. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो वो क्या देगा? धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल में ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, इसीलिए तो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, जिग मोशन. तो क्या होता है? वी हैव टू प्रोवाइड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, तब जाके नीचे सेटल डाउन होता है, तब हम मैकेनिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं. तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी दिया हो तो वो भी करना है. ओके, पेप्टाइजेशन है. पेप्टाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? फ्रेशली प्रेसिपिटेट लिया था, उसके ऊपर हमने स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट डाला था. मान लीजिए फ्रेशली प्रेसिपिटेट था, स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट कैन एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, तो ईच एंड एवरी कैन बिहेव एज अ सिमिलर चार्ज. ऐसा सिमिलर चार्ज आया था, तो लाइक चार्ज व्हाट हैपन? रिपेल होगा, तो धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे छूट जाएगा. इज इट क्लियर? तो पेप्टाइजेशन क्या होता है? कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल. इज इट क्लियर? तो पेप्टाइजेशन ये भी आ गया है, क्यों आया?
टेंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट आ गया है, इसमें अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर 4 मैंने मेथड फॉलोइंग करा दिए हैं, इसमें लगभग आपको खत्म करवा दिया है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से फिर और एक दो देख लेंगे। अब मैं न्यूमेरिकली पे मूव करता हूँ। चलिए, हमारे पास डिफरेंट न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस क्या आता है, इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सिंपल था, ये प्रोफाइल आपने कई बार कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए हमने इसको यूज किया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए नाइट्रोजन एट एनटीपी एब्जॉर्ब ऑन 1 ग्राम ऑफ दिस। मैंने न्यूमेरिकल को शॉर्ट कर दिया है, तो क्या है, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। मतलब कुछ सिर्फ क्वेश्चन शॉर्ट किया है, वैल्यू शॉर्ट नहीं करी है, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एट एनटीपी एब्जॉर्ब ऑन दिस एल्यूमिना, यानी आपके पास दिस इज द एल्यूमिना है एंड नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या होगा, इस सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी। इज इट क्लियर? एंड आपसे बोला गया कि इफेक्टिव एरिया ऑफ ए नाइट्रोजन इज दिस, कैलकुलेट द सरफेस और एरिया ऑफ ए कैटलिस्ट, यानी सरफेस एरिया ऑफ ए कैटलिस्ट जहां पर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द वॉल्यूम, या आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। PV इज इक्वल टू nRT निकाल सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम एट एनटीपी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 22400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। एक काम करते हैं, हम इसको पूरा कैलकुलेट करने की बजाय, ठीक है, इसको कैलकुलेट पूरा करने के बजाय एन ही डायरेक्ट निकाल देते हैं। एन क्या आया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 2.86 डिवाइडेड बाय 22400, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। अब आप देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फटाफट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए, इट इज 2.86, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2240, ये आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, लगभग 1.28 इंटू 10 की पावर -4 आया है। अब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, दिस मच मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.022, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आ गया है, ओके। अब देखिए 1 2 3 4, तो इंटू 4 कम कर लिए हैं मैंने, तो 7.688 आया है। 4 कम किए हैं तो 19 में से -4 गया है, 19 में से 4 गया है, तो मेरा कितना जाएगा 15, तो 10 की पावर 15 आ रहा है। देख लीजिए इतने मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए नाइट्रोजन एब्जॉर्ब ऑन द एल्यूमिना, ठीक है। अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर हम बात करें तो देखिए ये मॉलिक्यूल्स आ गया है, इफेक्टिव एरिया है 0.167 नैनोमीटर, यदि इसी में ही निकालना है, नैनोमीटर स्क्वायर के अंदर ही निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मॉलिक्यूल्स है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया की मैं बात करूं ऑफ ए कैटलिस्ट, तो सरफेस एरिया ऑफ ए कैटलिस्ट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इतना हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक का एरिया 0.67 है, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मान लीजिए जितने भी मॉलिक्यूल्स होगा मल्टीप्लाई बाय एरिया, इट इज कंसीडर्ड एज द सरफेस एरिया ऑफ ए कैटलिस्ट। बिल्कुल सिंपल है, 6.8 इंटू 10 की पावर 50 इंटू 0.167। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7.688 इंटू 0.167, ये वैल्यू आ रही है लगभग 1.28 इंटू 10 की पावर 15। अब आप देखो इसको इंटीजर बनाना है, तो आपको क्या बोलेगा कि सरफेस एरिया ऑफ ए कैटलिस्ट है ना, डिवाइडेड बाय 10 की पावर या दिस इंटू 10 की पावर -15 अप्रोक्सीमेट कर देगा। कई बार तो क्या होता है 1.28 भी इंटीजर रखना पड़ता है, क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसा कर देगा तो यानी ये पावर को न्यूट्रलाइज कर देगा,
यानी ये आपका आंसर आया 10 की पावर 15 इनटू दिस, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.28। तो ये इंटीजर क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए न्यूमेरिकल्स इस टाइप में कंसीडर कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए ये क्वेश्चंस आ गया है, ओके। अब आप यहां पर देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, ठीक है, अभी भी, क्योंकि काफी गैप आ गया है, तो फटाफट से आप इसका रिवीजन कर दोगे। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, क्योंकि हमने एडजॉर्प्शन किया, उसके बाद कैटलिस्ट किया है और कोलॉइडल सॉल्यूशन, काफी लंबा गैप आ जाता है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकली ऐसे हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब आप देखो कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, बट tan थीटा 1.5 दिया है, तो जब tan थीटा आपका 0.5 है तो स्लोप क्या आता है 1/n, स्लोप 1/n है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि जब आपको पता है log x/n इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, दिस इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट। आपसे स्लोप मांगा है, सो n वैल्यू मांगा है और इंटरसेप्ट मांगा है, यानी log k आपको निकालना है एज वेल एज n यू हैव टू फाइंड आउट। अब आप देखो ये तो क्या था, स्लोप था, दिस इज द स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू 1/n, तो यहां से आपको n की वैल्यू तो 2 मिल गई। इज इट क्लियर? तो हियर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, यू गॉट इट दिस। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे बार-बार करे हमने। मेन चीज है यहां पर log k कैसे निकालते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है, ग्राफिकली देखोगे log x/m यहां 0 है, जब log x/m 0 है उस समय log p की वैल्यू -5 है, ठीक है, -5 हो सकती है, -0.5 हो सकती है, कुछ भी। तो जब log k की वैल्यू क्या है, आप x/m 0 है तो log p की वैल्यू क्या है -5। इस इक्वेशंस में डाल दीजिए, ये 0 आ जाएगा। log k क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट n, 1/n तो अपन ने 0.5 लिया ही है, यानी 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, और log p की वैल्यू कितनी आ गई है -5। इज इट क्लियर? log p की वैल्यू कितनी हुई -5, 1/n कितना हुआ है 0.5, ठीक है, x/m कितना हुआ है 0, ये थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल था। तो log k की वैल्यू कितनी है पॉइंट दिस, तो ये कितनी आ जाएगी, log k की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। यदि यहाँ पर 0.5 होगा तो यहाँ 0.5 रखोगे तो 0.25 आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, या आपसे इंटीजर में पूछेगा तो log k की वैल्यू पूछ सकता है, या इंटरसेप्ट पूछ सकता है। इज इट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, पहले ये कर लेते, फिर जगह टूटेगी, फिर हम ये वाला खत्म कर देंगे। कि 1 liter vessels having 20 gram charcoal having density 2 gram per centimeter cube was filled with gas at 300 Kelvin. The pressure initial कंप्लीट कर देगा, pressure initial was 760 torr, ठीक है, 760 torr, ठीक है, और ये है ना, pressure initially 760 torr and the pressure after adsorption of a gas becomes 608 torr। ये पूरा कर देना कि प्रेशर इनिशियली जब गैस फिल करी थी तब 760 टॉर था, एंड प्रेशर आफ्टर द एडजॉर्प्शन बिकम 608 टॉर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल, पर ग्राम ऑफ चारकोल, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालना है। टारगेट इज वेरी क्लियर, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आप नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब पर ग्राम निकल जाएगा, यानी टारगेट इज वेरी क्लियर। बट ये क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है, इसको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखेंगे टोटल 1 लीटर वेसल है, दिस इज नॉट ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस, क्योंकि जब आप PV इक्वल टू nRT से n निकालने जाओगे, this is the n for the gas, so we want a volume of a gas, we don't want a volume of vessel। no doubt यदि यहाँ पर ये negligible होता तो we can consider the volume of a gas equal to volume of vessel। is it clear? so first of all we will find out the volume of charcoal occupied in a vessel। तो आप देखेंगे यहाँ सॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ चारकोल। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ चारकोल दे दूं, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना है 20 ग्राम
अपॉन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस कम टू बी 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना है। वॉल्यूम ऑफ वेसल जो आपके पास आया है दैट इज 1 लीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आया, वॉल्यूम ऑफ ए गैस क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ चारकोल, यही होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ चारकोल, क्योंकि वेसल की वॉल्यूम ये थी, चारकोल ने 10, ये अच्छा खासा है। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1000 माइनस 10, इट इज 1000 माइनस 10, इट इज गोइंग टू बी 990 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 990 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। देखिए यहाँ पर यदि आप चाहो तो इसको थोड़ा इजी कराना है तो आप यू कैन टेक अ 600 भी ले लीजिए, 600 तो उसमें कोई फर्क नहीं, मैंने 600 पहले लिखा है तो कोई बड़ी बात नहीं, अपन को तो 990 मिल गया है। ठीक है, यदि आपको इसमें भी चेंजेस करना है तो व्हाट यू कैन डू, ये 40 ले लो, ये 40 ले लो कि भाई ये 40 ले लो तो ये आ जाएगा 20, दिस इज गोइंग टू बी 20, तो ये 20 आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 980, तो कोई फर्क नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम अपने आप बना सकते हैं। इज इट क्लियर, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, ओरिजिनल बुक से क्वेश्चंस लेके इसमें मैंने चेंजेस अपने हिसाब से कर दिया। ये 40 ग्राम तो 40/2, 20 सेंटीमीटर, 1 लीटर यानी 1000 माइनस 20 यानी 980 सेंटीमीटर क्यूब फॉर द गैस। मैंने वर्क प्रेशर यहाँ बात करी है। चलिए अब तो आसान हो गया है काम। ठीक है, हमारा एक ही पार्ट करना था। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, ये आपके इंटीजर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको करा रहा हूं या बोर्ड में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बोर्ड में क्यों नहीं पूछेंगे यार। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर आपके पास आपको लगाना है एंड प्रेशर कितना था 760 एंड दिस, तो प्रेशर जो है, प्रेशर जो ड्रॉप है या चेंजिंग प्रेशर कितना आया है P1 माइनस P2, यानी 760 था 600 मान लीजिए रह गया, तो दिस इज गोइंग टू बी 160 टॉप, यानी इतना प्रेशर रिड्यूस हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी ए प्रेशर रिड्यूस, दिस मच प्रेशर इज रिड्यूस एंड व्हाई दिस प्रेशर इज रिड्यूस, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। ये किसकी वजह से हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है। और हमारे को क्या है, नंबर ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब ही निकालना है, तो हमारे को ये प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा कि इतना प्रेशर रिड्यूस हुआ है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब, इसी के हिसाब से। इज इट क्लियर, जब PV is equal to nRT आप लगाएंगे, when you are going to apply the PV is equal to nRT, तो here you are going to find out the moles absorbed RT, moles absorbed RT। Is it clear to all of you? ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर प्रेशर हुआ 160, टॉर्क था तो आपने क्या लिख दिया है 760 से डिवाइड किया है, 980 आया है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया है, एन निकालना है, आर की वैल्यू 0.821 एंड टेम्परेचर 300। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर आपके पास क्वेश्चंस आ गया है, यानी ये चीज 160 भी डाल दिया है, 160 आ गया है, एन की वैल्यू अब आप निकाल देते हैं। इज इट क्लियर, एन की वैल्यू आप देखेंगे तो 160 इंटू 980 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 300, ये वैल्यू आ रही है 123 यानी 8.3 समथिंग आ रहा है। एन की वैल्यू क्या आ रही है 8.3 समथिंग। एक बार और कर दें, 160 इंटू 980, ठीक है, डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 300, ये वैल्यू आ रही है 0.837। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ रही है 8.37 इंटू 10 की पावर, पापा डिलीट हो गया, 160 इंटू 980 divided by 760 divided by 1000 divided by 0.0821 divided by 300, this value 8.37 into 10 की पावर -3, इतने मोल आ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, ये मोल्स आ गए हैं, चेक कर लीजिएगा। अब आप देखिए इतना मोल्स आपके पास आ गया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हुआ,
8.37 into 10 की पावर -3 into एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 into एवोगैड्रो नंबर। ये वैल्यू कितनी आ रही है 5.04 इंटू, ठीक है, 5.04 आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, 5.04 आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास 8 पॉइंट, या इससे कर लेते हैं 5.04 उससे था 8.37 इंटू 6.022, ये वैल्यू कितनी आ रही है 50.4। अब आप देखो ये -20 है, मैं एक डेसिमल करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी 10 की पावर 19 आ गया है। तो क्लियर कितने मॉलिक्यूल्स आ गया है। अब हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर ग्राम। तो अब आप देखिए इसी को क्या जाएगा, मास ऑफ चारकोल से डिवाइड कर लूं, मास ऑफ चारकोल। तो मास ऑफ चारकोल यहां पर कितना आ जाएगा, कितना है मास ऑफ चारकोल 40, दिस इज डिवाइडेड बाय 40 ग्राम आ जाएगा। तो इज इट क्लियर। तो आप देखिए 5.04 डिवाइडेड बाय 40, दिस कम टू बी 0.126, क्या हो जाएगा 0.126, तो यानी 1.26 इंटू 10 की पावर 80, ठीक है, 1.26 इंटू 10 की पावर 80, तो 5.04 डिवाइडेड बाय 40, तो एक डेसिमल अंदर गया तो पावर में ये चीज आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहां पर अपने पास पर ग्राम आ जाता है, यदि पर ग्राम पूछता है तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें ये चीज आ गई है, ठीक है ना, एक बार अपन आंसर भी चेक कर लेते हैं। 1.26 यहाँ पर गड़बड़ आई है क्योंकि ये 50 था, तो ये आएगा 21 आएगा, यहाँ पर पावर गड़बड़ है तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि ये 50 पॉइंट था, मैंने 5 पॉइंट किया है तो पावर मुझे बढ़ानी चाहिए थी। डन, तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसमें तो आप देख सकते हो हमने कैसे मेथड यूज किया है वो क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो आ जाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टारगेट आप एक ही चीज देखिए, आप क्वेश्चन सीधा है, बेसिक है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब निकालना है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी निकालेंगे, बट वो एन क्या है, इट इज द गैसेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, यानी प्रेशर 760 से 600 तक डिक्रीज हुआ है तो उस जो प्रेशर उसी की वजह से रिड्यूस हुआ है। तो जब पीवी इक्वल टू एनआरटी डालेंगे तो प्रेशर डिफरेंस ही निकालेंगे। इज इट क्लियर। यहां पर आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिए। यहां पर डेंसिटी ऑफ ए गोल्ड इज दिस, इफ द 1.910 इज dispersed in 1 liter of water to give a solution have a spherical radius of this, यानी सिंपल सी बात है, स्फेरिकल रेडियस है तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पार्टिकल, एक गोल्ड पार्टिकल का वॉल्यूम निकालते हैं, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, क्योंकि मान लीजिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ ग्राम है, तो मैं क्या करता हूँ बेटर इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है। इज इट क्लियर। तो 4/3 यहाँ पर 3.14 ले लो डायरेक्टली, r की वैल्यू कितनी हुई 10 इंटू 10 की पावर -7 क्यूब आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप एवरीथिंग इज ओके। यस, नैनोमीटर को भी सेंटीमीटर में किया, 4/3 पाई आर क्यूब आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ रही है 4.186, दिस इज 4.186, ठीक है। ये कितनी हुई 10 की पावर -6, ये कितना हुआ 10 की पावर -6, उसका क्यूब आ जाएगा 6 इंटू 3, यानी ये 18 आ गया है। तो दिस इज द वॉल्यूम आया है, और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम। मैं कोशिश कर रहा हूं, भले कंसेप्ट एक ही जैसा है कि x/m ही आ रहा है, बट डिफरेंट वेराइटी डाल रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए मैं ये एडवांस की भी बात कर लेता हूँ, मेंस की भी बात कर लेता हूँ, मैं नीट की भी बात कर लेता हूँ, मैं बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि टारगेट आपका क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल, यानी कुल मिला के आपको n निकालना है,
ठीक है। अब पर मीटर क्यूब है तो वो तो अपन बाद में कन्वर्जन कर सकते हैं, पर मीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन या वाटर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गोल्ड लिखे, यदि गोल्ड सॉल्यूशन है या उसका वॉल्यूम निकालना है, आपके पास क्या है, गोल्ड क्या वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। मास गिवन है 1.9 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना होता है 19, ये कितना हुआ 0.1, तो ये आया 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए गोल्ड एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन गोल्ड पार्टिकल। अब आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएंगे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेंगे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ए गोल्ड इट इज इक्वल टू, देखो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गोल्ड एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर जब हमारे पास ये चीज आ गई है, ठीक है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपको बात करें कि नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल बात करें तो टोटल वॉल्यूम कितना है 10 की पावर -5, टोटल वॉल्यूम कितना है 10 की पावर -5 एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। आ जाएगा कि नहीं आएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन गोल्ड पार्टिकल इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ दिस, तो यहां आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.186, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 4.186, ये कितना आ जाएगा 2.38, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.239 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा -10 -18 और आएगा तो +13 आ जाएगा, ये 13 आ गया। तो इट इंप्लाइज दैट लगभग 2.4 इंटू 10 की पावर 12 ले लेता हूं, इज इट क्लियर, अप्रोक्सीमेट 2.4 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। यहां तक आ गया है नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल। अब तो आसान हो गया है, ठीक है, नंबर ही निकालना था, बट वहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में पर ग्राम निकलवाया, तो यहां पर मीटर क्यूब आ गया है। तो आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल पर मीटर क्यूब निकालना है। तो देखिए कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर 12। अब आप देखो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर वॉल्यूम है तो आप लिख सकते हो मीटर क्यूब में लिखना है तो पहले सेंटीमीटर क्यूब में कर लो, तो मैं बोलूंगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 मीटर मिलीमीटर, ठीक है, 1 लीटर 10 मिलीमीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर आ जाएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपके पास 10 है तो ये आ गया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, अब है ना 10 की पावर -3 और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 आल्सो, इज इट क्लियर। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मीटर क्यूब आ जाएगा, इज इट क्लियर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 6 आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। दिस इज द पार्टिकल पर मीटर क्यूब, दिस इज द पार्टिकल पर मीटर क्यूब, इज इट क्लियर। आपके पास ये क्वेश्चंस आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं, देखिए these are the questions mainly, ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये इंटीजर टाइप में होते हैं या फिर न्यूमेरिकली बन जाएगा। जैसे मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 6.022 को मैंने 6 कर दिया। देखिए फॉर द केमिकल एडजॉर्प्शन फॉलोइंग लैंगमुर एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म फॉर गिवन गैसेस एडजॉर्ब एट ए एंड बी दिया हुआ है एट व्हाट प्रेशर, बिल्कुल सिंपल है। हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज लैंगमुर एडजॉर्प्शन, लैंगमुर एडजॉर्प्शंस हमने पढ़ा हुआ है x by m is equal to AP1 plus B into P। अब आप देखो 75% सरफेस कवर्ड है, नॉट अनकवर्ड, क्योंकि कंफ्यूजन आएगा कवर्ड है,
इसका मतलब x की वैल्यू 75 है तो m की वैल्यू 100 है, तो 75% कवर है तो 75/100। कल को यहाँ 75% सरफेस अनकवर्ड होता तो यहाँ 25/100 लेना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो आसान हो गया है, 0.6 इंटू पी प्लस 1 प्लस 0.3 पी। अब हमारे को p कैलकुलेट ही करना है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। अब आप देखो यहाँ पर आ गया 3 प्लस 0.9 पी, इधर 4 इंटू 0.6 तो ये कितना गया है 2.4 पी, इधर गया तो 1.5 पी इज इक्वल टू 3, तो ये कितना गया है 2, पी की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गया है। ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पी निकालना है और टिपिकल इंटीजर क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? आपके सामने ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मड़गत कर रहा हूं, तो इसलिए आप प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। अब कैटायनिक सरफेक्टेंट, ठीक है, कैटायनिक सरफेक्टेंट हमने पढ़ा हुआ है मिसल फॉर्मेशंस, वहां पर कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल तीन ही पढ़े थे। इसका मतलब कैटायनिक सरफेक्टेंट सॉल्यूशन शो मिसलाइजेशंस एट दिस, यानी ये आया है दिस, assuming that 1 meter cube solution containing average this much micelle particle, calculate the number of ions in 1 micelle। बिल्कुल सिंपल है, ये आयन्स है, कैटायनिक आयन है, तो ये क्या है मिसेल की इंफॉर्मेशन, इसको कोरिलेट करना, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए मैं सॉल्यूशंस लेता हूं, पहले मैं कैटायनिक सरफेक्टेंट की बात करता हूं। कैटायनिक सरफेक्टेंट, यदि मैं कैटायनिक सरफेक्टेंट को थोड़ी देर के लिए इजी वे में लिख दूं तो ये आयन्स लिख दूं तो अपन को आसान रहेगा। कितने आयन्स हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ले लो बिकॉज मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, बट हमें तो नंबर चाहिए तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको होगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ गया है इतना पर लीटर, आ गया पर लीटर में इतनी वैल्यू। ठीक है, 1 लीटर के अंदर हाउ मेनी आयंस, तो आप बोलोगे 1.2 इंटू 6, दिस इज गोइंग टू बी 7.2 इंटू 10 की पावर 23 आयंस लिख देता हूं। ठीक है, एंड 1 लीटर अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10 की पावर 6 मीटर क्यूब है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6, तो 7.2 इंटू 10 की पावर 23 आयन, तो इट इंप्लाई दैट 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 की पावर, देख लीजिए 10 की पावर, ये 23 नहीं है, ये 20 है ना, 23 नहीं, यहाँ 20 आया है। ठीक है, 20 आ गया है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर 20, देख लीजिए 1.2 इंटू 10 की पावर -3, इज इट क्लियर? ठीक है, तो 26 आ गया है, तो ये आ गया है 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई है, 1 मीटर क्यूब कंटेन दिस मच आयंस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ गई है, क्लियर हो गया है। आप देख लीजिए, ये सरफेक्टेंट का मतलब आयन है, याद करिए मिसल फॉर्मेशंस पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इतना आयन आ गया है। अब आप देखो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मिसल है, अब आप देखो यही इंफॉर्मेशन 1 मीटर क्यूब के 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 2.4 इंटू 10 की पावर 12 मिसल है। तो अब आप देखो क्या है, आपको क्या चाहिए 1 मिसल के अंदर चाहिए, तो यानी कोरिलेट कर दो 2.4 इंटू 10 की पावर 12 मिसल। ठीक है, तो उसी सॉल्यूशन के अंदर इतने सरफेक्टेंट भी है, इतने सरफेक्टेंट यानी आयन, क्योंकि कैटायनिक सरफेक्टेंट यानी आयन ही है ना, एक तरह से कैटायनिक भी होता है एनायनिक भी होता है, हमने सोडियम ऑलिएट और सब पढ़ा ना, सोडियम स्टेरेट पढ़ा है। ठीक है, अब आप देखिए 1 मिसल कितना हुआ 7.2 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10 की पावर 12, ये कितना गया है 3, तो 3 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 2 आ गया है। मैं लिख सकता हूं, इसी को मेरे को इंटीजर बनाना है कि द नंबर ऑफ आयंस इन 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 यानी 3 आ जाएगा, या मैं लिख दूं कि 3 इंटू 10 की पावर x ले लिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो ये तो पता चल गया कि आपको 3 तो आने वाला है, आपको x निकालना है, तो ये इंटीजर बन सकता है।
तो मेंस में या एडवांस के अंदर इंटीजर की कोई ऐसी हेडेक नहीं है आप न्यूमेरिकली है उसी को आगे हमें सॉल्व करना है। कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं डिफरेंट वेराइटी लेके आया हूं। और बात करते हैं, क्योंकि ये कोलाइडल का है, ये कोलाइडल ये उसका है अपना एब्जॉर्प्शन का, तो सारा मिक्सअप हम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू है बट अच्छा है, तो हम इसका कंसेप्ट करते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकली वैल्यू हो सकता है एग्जामिनेशंस में कुछ इजी हो, पर ठीक है कंसेप्ट है तो अपन एक बार कर देते हैं कि 5 are required to dissolve 1 centimeter cube of NaCl in very large amount of water। ठीक है, calculate the time required to dissolution of NaCl if 1 cube is converted into 10 की power 6 equal part of sphere। ये जो चीज लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें गिवन है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया ऑफ ए कांटेक्ट बिटवीन NaCl एंड वाटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब हमारे को क्या है, वन बाय वन बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यदि मैं इनिशियल एरिया की बात करूं तो इनिशियली क्या था, क्यूब था। इनिशियली क्या था, क्यूब था। कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली एरिया मुझे चाहिए, तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो आप क्या बोलोगे, कितना है, 6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल एरिया मेरा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने पहले क्लियर कर दी है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर रेट चाहिए, क्योंकि अब मेरा पहले क्या था, वो क्यूब फॉर्म में था, तो पहले क्यूब फॉर्म में NaCl डाला। ठीक है, तो मुझे टाइम लगा 5। अब मैंने क्या करा है, NaCl को क्या है, क्यूब से कन्वर्ट करके छोटे छोटे स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसको मैं वाटर में डाल रहा हूं, तो मुझे कितना फर्क पड़ेगा, बस यही लॉजिक है। ठीक है, कंसेप्ट सरफेस एरिया है, डिसोल्यूशन है तो यानी सरफेस एरिया आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 1 क्यूब है, तो वी नो दैट क्यूब का जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाले, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाता है, साइड क्यूब। तो साइड क्यूब आ जाएगा, तो 1 का क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो मेरे को पता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्फीयर है। तो यदि वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर की बात करें तो टोटल वॉल्यूम बात कर दो तो दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 16, क्योंकि 10 की पावर 16 में आया है। तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जो क्यूब है वो स्फीयर में कन्वर्ट हुआ है, क्यूब इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू दिस। तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना, मैं क्योंकि डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूं। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 10 की पावर 16 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां से हमारे को आर निकालना है। अब आप देखो, मैं बिना टाइम वेस्ट करके मैं आर की वैल्यू ले लेता हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से अपन आर निकाल देते हैं। ठीक है, आपके पास लगभग आ जाएगा 2.88 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसके बजाय हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो आफ्टर दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि ये आ जाएगा 3.14। ठीक है, इसका क्यूब आएगा तो 10 की पावर 16 का क्या हो जाएगा, उधर जाएंगे तो 10 की पावर -16 आएगा। तो आर निकाल दिया, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाना है, मुझे कैलकुलेशंस नहीं करवानी। आर आ गया है। अब आप देखो तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है, ये तो इनिशियल है, अब ये सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो गया है, द वैल्यू ऑफ आर 2.88 आई है। ठीक है, देखिए हमारे पास आर आ गया है। अब मुझे चाहिए एरिया। अब मेरे को एरिया किसका चाहिए, स्फीयर का एरिया चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आई नीड ए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर चाहिए, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज पाई आर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, है ना, या फिर ठीक है, इसको यदि आपको कैलकुलेशंस भी नहीं है, यदि यहां पर कुछ हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि हम इसको ऐसा ही लेके चले, है ना। कोशिश कर रहा हूं बच्चों, में ट्राई कर रहा हूं कि मान लीजिए एग्जाम में आ भी गया तो क्या यहां से कुछ सेटिंग हो रही है। तो आप देखिए आर क्यूब की वैल्यू मेरी आ रही है 3/4 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन 1 अपॉन पाई आ रही है।
ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट होता है या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ने तो आर निकल दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि यहाँ पर भी 10 की पावर 16 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे का सरफेस एरिया चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहां पर थोड़ी देर के लिए इसको मैं 3 ले लेता हूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 3.14 या ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 3.14 इंटू 2.88 इंटू 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू 10 की पावर 16। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आ जाएगा 2.88। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर बात करें तो आप देख लीजिए, ये मेथड से जो मैंने यहां से राइट साइड में जो रब कर रहा हूं, इस मेथड से कुछ हो रहा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, 2.88 इंटू 2.88 इंटू 3.14, ये वैल्यू आ रही है 26, ये वैल्यू आ रही है 26। इनको कैलकुलेट करने पे 26.04 आ रहा है, -6 प्लस दिस -12, और ये 10 की पावर 4 आ रही है। क्या आ रही है? 10 की पावर 4, यानी इट इंप्लाइड दैट 2.6 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिए कितना सरफेस एरिया बढ़ गया है। मोर द सरफेस एरिया इजीली द डिसोल्यूशन अपन करते थे ना, इसलिए अपन क्या बोलते थे कि ब्लॉक फॉर्म में मत लीजिए, पाउडर फॉर्म में लीजिए। अब आप देखिए टाइम भी निकालते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई है। इज इट क्लियर? तो मैंने यहां पर एरिया ले लिया, ये एरिया आ गया है, ये इनिशियल एरिया आ गया है। तो दो इनिशियल एरिया मैंने रखा हुआ है, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें आ जाऊंगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट पार्ट है टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है बट जस्ट फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट। आपको पता है रेट है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन मान लेते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, तो आप बात करोगे यहां पर जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टाइम टेकन क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो T1 by T2 इज इक्वल टू सरफेस एरिया 1 एंड सरफेस एरिया 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखो यहां टाइम कितना लगा था, 5 आवर, एंड सरफेस एरिया कितना था, 6। यहां पर अब सरफेस एरिया ये आ गया है, तो टाइम कितना लगेगा वो नहीं मेजर करना है। तो T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, 2.6 इंटू 10 की पावर 5 आ गया है। तो आप इमेजिन करके चलिए 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2.6, ये आ रहा है 11.53, ये आ रहा है 11.53 इंटू 10 की पावर -5, यानी 1.153 इंटू 10 की पावर -4 आर आ रहा है। अब आप देख लीजिए कितना सा टाइम, यानी सेकंड के अंदर चला गया है। ठीक है, यदि मान लीजिए इसी वैल्यू को 1.153 इंटू 3600 इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं 1.153 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3600 सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे मिल रहा है, एक मिनट में जरा चेक कर लूं, 1.153 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है 0.415 सेकेंड। कैन यू इमेजिन कितना सा टाइम लगा है? इसलिए तो हम बोलते थे मोर द सरफेस एरिया मोर द डिसोल्यूशन, या इजीली डिसोल्यूशन या फास्ट द डिसोल्यूशन। इसलिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। आई होप यहां तक एक और प्रोफाइल क्लियर हुआ है। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से, और मैंने आपको मेथड फॉलोइंग ले लिया है, मैंने लगभग न्यूमेरिकल सारे करा दिए हैं और भी हैं, बट ठीक है वो प्रैक्टिस के लिए हम यूज कर लेंगे। गोल्ड नंबर ये सब कर रखे हैं, फटाफट से एक बार रिवीजन। गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलाइड, लायोफोबिक, वाटर रिपेलेंट, वैनिशिंग क्रीम, इट इज एन इमल्शन, हार्ड डिस्क इट इज यूज्ड फॉर कोगुलेशंस। ठीक है, मिसल जो है यानी दिस इज द एसोसिएट कोलाइड। पर्पल और चीजेस ये नाम होता है गोल्ड सॉल्ट का, तो ये एक एडिशनल चीजेस है, दिस इज द नेम ऑफ गोल्ड सॉल्ट। चीज है, जेल पढ़ चुके हैं, हालांकि चीज को हम इमल्शन भी डालेंगे, बट जब जेल है हमारे पास और एक सिंगल करेक्ट है तो चीज को बेटर जेल में डालेंगे। इज इट क्लियर? डायलिसिस इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। हालांकि इसमें से 2-4 तो हम पहले से ही
कर चुके हैं। ये फटाफट से आपका रिवीजन हो गया है, एक और करते हैं फिर हम वाइंड अप करेंगे। ओके, देखिए फटाफट से अपन करते हैं। दिस इज जेडब्ल्यू मेन 2019 क्वेश्चन, जेडब्ल्यू दीवान 2017, ठीक है, which is false statement, है ना। Tyndall effect is used to distinguish between colloidal solution and true solution, right है। यदि if we pass a light from the true solution, there is a कुछ भी नहीं होगा, पास हो जाएगा without any kind of deflection. But if it is passed from the colloidal solution, तो scattering of light occur, जो हम 90 डिग्री पे हम देख सकते हैं। तो yes, this is correct statement, है ना, this is correct statement, ये correct है, ठीक है, correct statement है ये, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ये आया। लेटेक्स इज द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ रबर। मैंने जब लास्ट लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस किया था रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड, तो वहां पर लेटेक्स बोला था। तो व्हाट इज द लेटेक्स? इट इज द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ रबर। बट वो क्या था? विच इज पॉजिटिवली चार्ज? नो, विच इज नेगेटिवली चार्ज था। चेक कर लीजिए, अपन ने जो भी है नेगेटिवली चार्ज था, तो ये गड़बड़ हुई है। तो आपका क्या है? दिस इज द राइट आंसर। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट कैन बी कोगुलेट, यस, मैंने लायोफोबिक इजीली कोगुलेट होता है, बट लायोफिलिक को भी आप कर सकते हैं, सॉल्वेंट को थोड़ा साइड में ले जाके भी उसका कोगुलेशंस करते हैं। याद आ रहा है, मैंने समझाया था कि मान लीजिए वाटर में डिसॉल्व है तो अल्कोहल डाल दो, अल्कोहल वाटर को खींच लेगा, वो अलग हो जाएगा, फिर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है बट जीरो तो नहीं बोल सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। लास्ट लेक्चर का ये भी लास्ट लेक्चर का ही है, ये भी लास्ट लेक्चर का है, देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक से ही आ रहा है, कहीं नहीं से। इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड कैरी चार्ज अपोजिट टू वन ऑन क्लाउड फ्रॉम एन एरोप्लेन। अ टिपिकल टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, दिस इज द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज ओनली। तो आप देख लीजिए एनसीईआरटी बुक्स के कोने कोने पे एक एक लाइन पढ़नी है जो मेरा ये वीडियो सुन रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, आसान है, जेडब्ल्यू मेन 2019 का है, एडवांस। critical temperature, more the critical temperature easily rate of adsorption। तो adsorption of ethane nitrogen, yes, this is the correct statement, क्योंकि ये multiple options हैं, more than correct one correct है। जिसका critical temperature ज्यादा होता है उसका adsorption ज्यादा होता है, because more the critical temperature, more the van der Waals force of attraction, तो easily get adsorbed। ये पढ़ा हुआ है adsorption में, ठीक है। Cloud is emulsion, no, cloud is not emulsion। Emulsion क्या होता है? Dispersed phase and dispersed medium both are liquid। तो cloud is emulsion in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखवा है क्योंकि ये बहुत लंबा सेंटेंस था। तो cloud is not emulsion, it is not emulsion। cloud is जिसमें, हाँ ये ठीक है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है, वो ओके है, बट इसको इमल्शन नहीं बोलते हैं। इमल्शन तो किसे बोलते हैं? जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हुआ है। इमल्शन क्या होता है? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम बोथ आर लिक्विड, ठीक है। इन एडसॉर्प्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक था, ओके, दिस इज द राइट, एंड एज वेल एज एंट्रोपी इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, तो ये दोनों राइट है, पढ़ा हुआ है। तो आप देख लीजिए, एडवांस का क्वेश्चन है, यानी ये राइट है। ब्राउनिंग मोमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, भाई साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या होगा? साइज बड़ी होगी तो क्या हुआ? सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस इज नॉट डिपेंड, दिस इज डिपेंड ऑन, डिपेंड करता है ऑन द साइज। यस, विस्कोसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, बट ठीक है, मेनली डिपेंड किसके करता है? साइज ऑफ पार्टिकल। विस्कोसिटी होगा, चलो ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि डिस्पर्जन मीडियम आपका विस्कोसिटी हायर है तो मोशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। यानी जैसे हम मान लीजिए सिंपल मड पे चल रहे हैं और मान लीजिए वेट मड पे चल रहे हैं, कीचड़ है, कीचड़ में चलना थोड़ा मुश्किल है और ड्राई सैंड पे चलना थोड़ा आसान है, वैसा समझ लीजिए। बट यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन कौन से? 1 और 3, ठीक है। ये है, एक और क्वेश्चन है, शायद मैंने कराया है, नहीं कराया, बट एक और ले लेते, कोई बात नहीं। जेडब्ल्यू मींस का एक और क्वेश्चन है, फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। देखिए, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? जेडब्ल्यू मींस का वापस से क्वेश्चन है, कोलाइडल मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव बिकॉज़ दे हैव ए लेस सरफेस एरिया। नो, दे हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि मोर द सरफेस एरिया मोर द इफेक्टिवनेस, मोर द रेट। ये है, ये भी अपने टेक्स्ट बुक का ही है वर्ड, कोई अलग नहीं है। कोलाइडल पार्टिकल ऑफ लायोफिलिक
hydrophobic salt can be precipitated by electrophoresis. Yes, क्योंकि जब हमने coagulation salt पढ़ा था वहां पर डिफरेंट मेथड था, इलेक्ट्रोलाइटिक एडिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, एक U-tube टाइप था, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स थे, यहाँ पर सॉल्ट थे, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड अपोजिट चार्ज, वहां पर अपना चार्ज को लॉस करते हैं, व्हेन द चार्ज इज लॉस्ट इट स्टार्ट टू गेट प्रेसिपिटेटेड। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट था, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्राउनिंग मोमेंट इज फास्टर इफ द विस्कोसिटी इज हाई। नो, यदि जब विस्कोसिटी लो होती है तब ब्राउनिंग मोमेंट फास्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कीचड़ में चलोगे तो स्लो चलोगे, ड्राई में चलोगे तो क्या होगा, फास्ट चलोगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग। एडिशन ऑफ एलम इज अनफिट, नहीं, एलम्स क्या करता है, जो भी उसके अंदर इंप्योरिटीज होती है उसको कोगुलेट करके बाहर कर देता है और हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इजीली हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये भी है, आप इमेजिन करके चलिए, मैंने अभी लास्ट 5-10 मिनट के अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं। यदि आप देखोगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे तो भी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करेंगे तो भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप एक तरह का क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इजीली हो गया है। कभी आप कोई एमसीक्यू या सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे कई बार क्वेश्चन आएगा कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AgI I- या AgI A+। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ, AgNO3 plus Ki is going to be form AgI। ठीक है, यदि लिमिटेड है, यदि मैं AgNO3 plus Ki यदि मैं एक्सेस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, AgI I- मिलता है। और मान लीजिए मैंने AgNO3 एक्सेस कर दिया, ठीक है ना, और Ki में, तो आई विल गेट AgI Ag+, यानी दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर M1V1 इक्वल टू M2V2 डाल दिया, सपोज मान लीजिए M2V2 इज ग्रेटर देन M1V1, तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ये सिचुएशन आ जाएगी। या मान लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, M1V1 इज ग्रेटर देन M2V2, या ऐसे कर दो, दोनों को M1V1 कर दो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये M1V1 M2V2 कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी ये एक्सेस होगा तो ये फॉर्म होगा, ये एक्सेस होगा तो ये फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दे दिया 100 ml ऑफ 0.1 m, और मान लीजिए ये दे दिया 200 ml ऑफ 0.05 m। तो आप देखोगे इन दोनों के अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, AgI बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पर दे दिया 0.15 m, ठीक है। तो अब आप देखिए दिस इज गोइंग टू बी एक्सेस, तो ये बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेस। तो आप बोलोगे जब ये आया है तो आपको क्या मिलेगा, AgI I- मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AgI I-। दोनों का मल्टीपल देख लीजिए, ये 3 है तो ये आया, पहले वाला शायद सेम ही था, जब सेम था तो ये बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, नो मतलब न्यूट्रल बनेगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यदि मान लीजिए ये वैल्यू ऐसी आती कि मान लीजिए ये 0.3 आ जाता, ये 0.3 आ जाता है और ये रहता 0.1 ही रहता, तब आपके पास क्या बन जाता, ये प्रेसिपिटेशन हो जाता। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म। तो इस टाइप के भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस आए तो आपको इस टाइप से सॉल्व कर देने के हैं। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर खत्म। सरफेस केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी ओवर, पूरा अच्छे से मैंने करा दिया है। ठीक है, हर प्रोफाइल, हर न्यूमेरिकल्स, हर एमसीक्यू या सब्जेक्टिव जो भी है मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।